चलो अब आगे बढ़ते हैं और कक्षा 12 लेखा शास्त्र पाठ 1 साझेदारी आधारभूत अवधारणा सुनेंगे। RSCERT उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है तरुण प्रसाद जी द्वारा और समीक्षा की है नीरज चौबे जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। कक्षा 12 विषय लेखा शास्त्र अध्याय 1 साझेदारी का सामान्य परिचय। कक्षा 12 के वाणिज्य वर्ग में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आपने कक्षा 11 में साझेदारी का आधारभूत परिचय प्राप्त किया था। अब कक्षा 12 में आपको साझेदारी फर्मों के लेखांकन की जानकारी प्राप्त करनी है। साथ ही साझेदारी फर्मों के लेखांकन का कौशल भी अर्जित करना है। सबसे पहले मैं आपको साझेदारी के अर्थ का पुनः स्मरण कराता हूँ। तत्पश्चात 12वीं कक्षा के अनुसार ज्ञान के नवीन संसार से भी अवगत कराऊंगा। साझेदारी का अर्थ। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक समझौता है जिसके अनुसार ये व्यक्ति किसी व्यवसाय को चलाने एवं उसके लाभ हानि को एक पूर्व निश्चित अनुपात में बांटने को सहमत होते हैं। यह व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा मिलकर या उनमें से कुछ साझेदारों द्वारा या उनमें से किसी एक साझेदार द्वारा चलाया जा सकता है। एक बार पुनः बताता हूं ताकि इसके अर्थ से ही हम साझेदारी की कुछ विशेषताएं जान सकें। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक समझौता है जिसके अनुसार ये व्यक्ति किसी व्यवसाय को चलाने एवं उसके लाभ हानि को एक पूर्व निश्चित अनुपात में बांटने को सहमत होते हैं। यह व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा मिलकर या उनमें से कुछ साझेदारों द्वारा या उनमें से किसी एक साझेदार द्वारा चलाया जा सकता है। यदि साझेदारी के अर्थ का गहराई से मनन करें तो इसकी कुछ विशेषताएं इसके अर्थ से ही प्रकट हो जाती है। पहली, साझेदारी के लिए न्यूनतम 2 व्यक्ति आवश्यक है क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं का साझेदार नहीं हो सकता। कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 10 के अनुसार साझेदारी में अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरी, साझेदारी एक अनुबंध है, अतः साझेदारों में अनुबंध करने की क्षमता होना आवश्यक है। आप में से ऐसे विद्यार्थी जो अनुबंध करने की योग्यता रखते हैं वे अपने मित्रों या अन्य परिचितों के साथ साझेदारी करके खुद का स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं। इससे आप स्वयं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। तीसरी, साझेदारों के मध्य अनुबंध किसी व्यवसाय को चलाने के लिए होता है। यदि व्यक्ति मिलकर कोई धर्मार्थ कार्य करते हैं तो यह साझेदारी नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए आप और आपके मित्र मिलकर वर्तमान कोरोना संकट में मास्क बनाते हैं और निःशुल्क वितरण करते हैं तो यह आपका व्यवसाय नहीं है, इसलिए यह साझेदारी भी नहीं है। चौथी, साझेदारी में जिस व्यवसाय को चलाया जाता है उसका लाभ हानि साझेदारों में विभाजित किया जाता है। विभाजन का अनुपात साझेदार अपनी आपसी सहमति से तय कर सकते हैं। पांचवी, साझेदारी का व्यवसाय सभी साझेदार मिलकर चला सकते हैं। यदि किसी परिस्थितिवश यह संभव नहीं हो तो उनमें से कुछ साझेदार या कोई एक साझेदार भी व्यवसाय को चला सकता है। ध्यान दिया जाए, भले ही व्यापार केवल एक ही साझेदार चलाए परंतु शेष साझेदार भी उसके कार्य के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे। कल्पना कीजिए आपने अपने 4 मित्रों के साथ अजमेर में साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया। कुछ वर्ष बाद आपके 2 मित्र अपना दूसरा व्यवसाय करने के लिए मुंबई चले जाते हैं तो यहाँ आपको साझेदारी व्यवसाय समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। बचे हुए साझेदार अर्थात आप और आपका एक मित्र बाकी दोनों मित्रों की ओर से भी व्यवसाय को चला सकते हैं। इस प्रकार साझेदारी की 5 विशेषताएं इसके अर्थ द्वारा ही स्पष्ट हो गई। अब कुछ अन्य विशेषताओं का भी ज्ञान ले लिया जाए। छठी विशेषता है कि साझेदारी का व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार चलाया जाता है। 7वीं, साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। 8वीं, साझेदारों को सामूहिक रूप से फर्म कहते हैं।
साझेदारों का अस्तित्व फर्म से अलग नहीं होता। यदि हम अंतिम दो विशेषताओं का मनन करें तो ज्ञात होता है कि साझेदारी में असीमित दायित्व के कारण व्यवसाय के दायित्व पूरे करने के लिए साझेदारों की निजी संपत्ति भी काम में ली जा सकती है। साथ ही अनुबंध में बनाए गए नियम पूरी फर्म यानी साझेदारों पर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूप से लागू होते हैं। इस कारण कोई भी साझेदार अपने कृत्यों के लिए पूरी फर्म को उत्तरदायी बना देता है। इसलिए ये दोनों ही बिंदु साझेदारी की विशेषता बताने के साथ इसकी कमियां भी बताते हैं। इन्हीं कमियों को दूर करके कालांतर में व्यवसाय का कंपनी प्रारूप बनाया गया। अब हम ज्ञान के प्रवाह में आगे बढ़ते हुए साझेदारी के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। साझेदारी को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, दायित्व के अनुसार साझेदारी। दूसरा, समय के अनुसार साझेदारी। तीसरा, उद्देश्य के अनुसार साझेदारी। और चौथा, वैधता के अनुसार साझेदारी। आइए अब इन वर्गों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। पहला वर्ग है दायित्व के अनुसार साझेदारी। इस वर्ग में विभाजन का आधार साझेदारों का दायित्व होता है। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व सीमित होने पर वह सीमित साझेदारी कहलाती है। ऐसी साझेदारी में साझेदारों की निजी संपत्तियों पर फर्म का कोई अधिकार नहीं होता और न ही फर्म के लेनदार इन पर वसूली के लिए दावा कर सकते हैं। इसके विपरीत साझेदारों का दायित्व असीमित होने पर यह असीमित साझेदारी कहलाती है। इसमें साझेदारों की निजी संपत्तियां भी फर्म के दायित्वों के भुगतान हेतु काम में ली जा सकती है। दूसरा वर्ग है समय के अनुसार साझेदारी। इसमें विभाजन का आधार समय होता है। जो साझेदारी निश्चित समय अवधि के लिए की जाए निश्चित साझेदारी कहलाती है। इसमें पूर्व निर्धारित समय अवधि समाप्त होने पर साझेदारी भी अपने आप समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए 3 साझेदार आपके विद्यालय में 1 वर्ष के लिए कैंटीन चलाने का ठेका लेते हैं तो यह निश्चित साझेदारी है, क्योंकि यहाँ 1 वर्ष की पूर्व निश्चित अवधि के लिए उनको कैंटीन चलाने का ठेका मिला है। दूसरी ओर जो साझेदारी एक निश्चित समय के लिए नहीं बल्कि लंबी अनिश्चित अवधि के लिए की जाए अनिश्चित साझेदारी कहलाती है। कल्पना कीजिए आपकी मम्मी अपनी 4 अन्य सहेलियों के साथ साझेदारी में एक फास्ट फूड कॉर्नर चलाती है। इसमें पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, डोसा आदि का विक्रय किया जाता है। चूंकि यहाँ पहले से तय नहीं किया गया है कि ये कब तक साथ साथ इस फास्ट फूड कॉर्नर को चलाएंगे, अतः यह अनिश्चित साझेदारी है। आप तो यही चाहेंगे कि ये कॉर्नर निरंतर चलता रहे और आप स्वादिष्ट चीजें खाते रहें। तो बच्चों, फास्ट फूड की दुनिया घूम ली हो तो आगे बढ़े। चलिए, तीसरा वर्ग है उद्देश्य के अनुसार साझेदारी। इसमें साझेदारी को इसके उद्देश्य के आधार पर विभाजित किया जाता है। यदि साझेदारी एक विशेष कार्य को पूरा करने या एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाए तो इसे विशेष साझेदारी कहेंगे। जैसे किसी विद्यालय भवन के निर्माण के लिए की गई साझेदारी। यहाँ भवन निर्माण के पूरा होने और अंतिम हिसाब के बाद यह साझेदारी भी समाप्त हो जाएगी। यदि विशेष साझेदारी को साझेदार विशेष उद्देश्य पूरा होने पर भी निरंतर जारी रखना चाहे तो यह ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। जैसे एक भवन का निर्माण पूरा होने पर इन साझेदारों की सदैव साथ साथ मिलकर भवन बनाने की इच्छा हो तो यह ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। अंत में वैधता के अनुसार साझेदारी। इसमें वर्गीकरण का आधार देश में प्रचलित नियमों की पालना है। जो साझेदारी देश में प्रचलित विधान या कानून के अनुसार हो वह वैध साझेदारी कहलाती है। यदि साझेदारी देश के विधान के अनुसार न हो तो वह अवैध साझेदारी कहलाती है। अब आपके सामने उन परिस्थितियों को प्रस्तुत करते हैं जब एक साझेदारी फर्म अवैध हो जाती है। पहली, यदि साझेदारी का उद्देश्य गैर कानूनी कार्य को करना हो, जैसे तस्करी करना। दूसरी, यदि साझेदारों की संख्या 2 से कम हो जाए। तीसरी,
यदि साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो जाए। चौथी, यदि किसी शत्रु देश के नागरिक को साझेदार बना दिया जाए। पांचवी, यदि साझेदारी फर्म का व्यापार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो। किसी साझेदारी फर्म का निर्माण करते समय साझेदार आपस में विचार विमर्श करके अपनी सुविधा से किसी भी साझेदारी स्वरूप का चयन कर सकते हैं। फिर भी व्यापार को सरलता से चलाने के लिए साझेदारों को आपस में समझौता तो करना ही पड़ेगा। यह समझौता लिखित में होगा तो अधिक अच्छा होगा, क्योंकि व्यक्ति अपनी कही गई बात से मुकर सकता है, परंतु वह स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित तथ्य से कभी मना नहीं कर सकता। यही लिखित हस्ताक्षरित समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। इस प्रकार साझेदारी संलेख का तात्पर्य साझेदारों के मध्य लिखित समझौते से है। इस संलेख पर प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अनिवार्यतः होने ही चाहिए। अब हमें यह ज्ञात हो गया कि एक साझेदारी फर्म के सुचारू संचालन के लिए साझेदारी संलेख होना चाहिए। एक आदर्श साझेदारी संलेख न केवल फर्म के दिन प्रतिदिन के व्यापार संचालन को आसान बनाता है, साथ ही साझेदारों के मध्य संभावित विवादों को भी टालता है। अब आपके सामने एक आदर्श साझेदारी संलेख में लिखे जाने वाले तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है। फर्म का नाम व पता, साझेदारों के नाम व पते, साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति व कार्यक्षेत्र, साझेदारी की अवधि, साझेदार की पूंजी व इस पर ब्याज, साझेदारों के आहरण की सीमा व आहरण पर ब्याज, साझेदारों को देय वेतन, कमीशन, बोनस व अन्य पारिश्रमिक, साझेदार द्वारा फर्म को ऋण व इस पर ब्याज दर, फर्म द्वारा साझेदार को ऋण व इस पर ब्याज दर, फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि, लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, नए साझेदार के प्रवेश के नियम, साझेदार की निवृत्ति एवं मृत्यु पर देय राशि का निर्धारण, फर्म की ख्याति के मूल्यांकन की विधि, फर्म में साझेदारों की जीवन बीमा पॉलिसियों का लेखा, फर्म के समापन की विधि और परिस्थितियां, फर्म के समापन पर हिसाब के निपटारे की विधि, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर गार्नर बनाम मरे नियम का प्रयोग। उफ, इतनी लंबी लिस्ट, लगता है सुनते सुनते बच्चों का सिर चकरा गया। चलिए आपको इसे याद करने का तरीका बताते हैं। साझेदारी के चारों पाठों के आंकिक प्रश्नों में जितने समायोजन दिए गए हैं वह सभी इसी लिस्ट में से आए हैं। जैसे जैसे आपके विद्यालय में साझेदारी के पाठ पढ़ाए जाएंगे, आपको उन पाठों के प्रश्नों में आए समायोजन भी याद होते जाएंगे। अंत में चारों पाठों के समायोजनों की लिस्ट बन जाएगी। इस तरह आपको इस लिस्ट के अधिकांश तथ्य याद हो जाएंगे। इन तथ्यों का विस्तृत वर्णन भी आपके पाठ्यक्रम में क्रमशः होता रहेगा। हो सकता है किसी फर्म में साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाए या कोई नियम लिखने से रह जाए। इस स्थिति को संभालने के लिए मैं आपको उन नियमों की जानकारी देता हूं जो साझेदारी संलेख के किसी विषय पर मौन रहने पर लागू होते हैं। पहला, साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा, साझेदारों के आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। तीसरा, साझेदारों को कोई पारिश्रमिक अर्थात वेतन, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा। चौथा, साझेदार द्वारा फर्म को ऋण देने पर उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। पांचवा, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात समान अर्थात बराबर बराबर होगा। कल्पना कीजिए X, Y और Z बिना साझेदारी संलेख के साझेदारी में व्यवसाय करते हैं। X और Z पूंजी लगाते हैं, Y सारा काम संभालता है तथा प्रति माह 10,000 रुपये आहरण भी करता है। वर्ष के अंत में X और Z अपनी पूंजी पर ब्याज मांगते हैं और Y से आहरण पर ब्याज चुकाने को कहते हैं। Y अपने काम के बदले पारिश्रमिक मांगता है। वह लाभ विभाजन अनुपात में भी सहमत नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ साझेदारी संलेख नहीं है, इसलिए न तो X और Z को पूंजी पर ब्याज मिलेगा और न ही Y को पारिश्रमिक मिलेगा। Y के आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। पूरा लाभ इन तीनों में बराबर बांटा जाएगा। अब छठा नियम, प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन व प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। सातवां,
प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने, निरीक्षण करने व उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। 8वां, व्यापार के दिन प्रतिदिन के सामान्य निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। जैसे किसी फर्म में 5 साझेदार हैं, 3 साझेदार एक्स एंड सन से माल खरीदना चाहते हैं, परंतु शेष 2 साझेदार सहमत नहीं हैं। चूंकि माल खरीदना दिन प्रतिदिन का सामान्य निर्णय है और बहुमत एक्स एंड सन से माल खरीदना चाहता है, अतः ये फर्म एक्स एंड सन से माल खरीद सकती है। अंतिम नियम, व्यापार के पूंजीगत निर्णय जैसे स्थायी संपत्ति का क्रय विक्रय, दीर्घकालीन ऋण, साझेदार का प्रवेश, यह सर्वसम्मति से ही लिए जाएंगे। मान लेते हैं 5 साझेदारों वाली फर्म में से 3 सदस्य जेड कंपनी से स्थायी संपत्ति का क्रय करना चाहते हैं और शेष 2 साझेदार इसके लिए सहमत नहीं हैं। चूंकि स्थायी संपत्ति खरीदना एक पूंजीगत निर्णय है, इसलिए यह सर्वसम्मति से लिया जाएगा। अतः फर्म जेड कंपनी से स्थायी संपत्ति नहीं खरीद सकती। बच्चों, आपको साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को अपने मस्तिष्क में भली भांति स्थापित कर लेना चाहिए। इन नियमों पर आधारित प्रश्न प्रथम परख, अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है। अंत में आज के अध्ययन पर आधारित कुछ प्रश्न। पहला, साझेदारी का अर्थ बताइए। दूसरा, निश्चित और अनिश्चित साझेदारी में क्या अंतर है। तीसरा, साझेदारी संलेख का क्या महत्व है। चौथा, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले कोई 3 नियम बताइए। घर पर रहने और नियमित अध्ययन के परामर्श के साथ नमस्कार। बच्चों, इस पाठ से हमें मिली साझेदार फर्मों की जानकारी, साझेदारी की विशेषता और साझेदारी का वर्गीकरण। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सुनते समय मुख्य बिंदु लिखे होंगे और अगर नहीं लिखे हैं तो आप अब पाठ को पढ़ना और जरूर लिखना। हम कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं साझेदारी के साथ काम करते हैं। इसे समझने के लिए आप अपने घर में बड़ों से भी बात करना।